गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। फाइनली हमारे 10 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। आप लोगों का इतना प्यार देख के सच में आंखों से आंसू आ रहा है मेरे। 10 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आज की कहानी में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज की कहानी भी बहुत डरावनी नहीं है, बट ये कहानी सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि एक प्यार दूसरे पैर को कैसे बचाता है। और कल ये कहानी मैं रिलीज़ नहीं कर पाया, मतलब ये वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। बट कल वैलेंटाइन की स्पेशल डे वाली कहानी बट आज मैं अपलोड करूँगा और आप इन्जॉय करना इस कहानी को। तो ये कहानी शुरू होती है ये योगेश नाम के लड़के से, जो कॉलेज के सिलसिले में जयपुर आता है। वहाँ पर उसका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, बीटेक कर रहा होता है वो। और बैच उसका 14-15 का होता है। और जब वो कॉलेज जाता है तो वहाँ पर उसे एक सीनियर भी दिखती है। पहला पहला डे होता है और पता है हम सब कॉलेज में पढ़ते हैं और वहाँ पर रैगिंग तो बहुत आम होती है। और मेरे कॉलेज में मेरी भी रैगिंग हुई है, इतनी हैवी नहीं हुई है बट हुई है मेरी भी रैगिंग। और बहुत से वियर्ड से सवाल गाली वाली के साथ बात होती है। बट आपको मज़ा आएगा अगर आप कॉलेज लाइफ में जाने वाले हो या फिर निकल चुके हो तो भी थोड़ी बहुत चीज़ें याद आती हैं। कोई कोई रैगिंग तो काफ़ी है, बहुत बेकार होती हैं, बट कुछ होती हैं, मतलब उस रैगिंग में मज़ा आता है क्योंकि जो हमारे सीनियर्स थे हमारे टाइम में, मैं सबकी नहीं बता रहा, हम मेरे टाइम की बता रहा हूँ। वो सीनियर जो हम हमारी बैच की, जो हमारे ब्रांच की जो सीनियर लड़की होती थी उनको प्रपोज करवाते थे उनके सामने जाके, रोज़ दिलवाना, ये सभी उल्टी पुल्टी चीज़ें करवाते थे। बट इनमें मज़ा आता था हमें। खैर इतनी कोई भयानक सही पनिशमेंट तो नहीं मिलती थी रैगिंग के तौर पे, बट मज़ा आता था। और बाकी वैसे लोग भी होते हैं जो बहुत बेकार से काम कराते हैं अपने जूनियर से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हल्की फुल्की चीज़ें करो तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मगर कुछ ज़्यादा ही चीज़ें करना ही बुरी बुरी चीज़ है। तो जो योगेश होता है उसका फर्स्ट ईयर का पहला दिन होता है, वो कॉलेज में आता है तो सब कुछ अच्छा था। वो CSE का स्टूडेंट होता है और कॉलेज का पहला दिन होता है उसका। तो वो पहले पहले दिन नम्रता नाम की लड़की से मिलता है। मिलने का मतलब है देखता है। नम्रता जो थर्ड ईयर में होती है और उससे 3 साल बड़ी सीनियर होती है। तो रैगिंग हो रही होती है और सेकेंड ईयर वाले उनकी क्लास में आते हैं उनकी रैगिंग करने। तो रैगिंग क्योंकि प्रोफेसर्स जो डीन होते हैं, प्रॉक्टर होते हैं, HOD होते हैं, वो तो लेट ही आते हैं। तो उनकी 9:30 से क्लास होनी थी बट वो 10 बजे आए थे क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन ब्रांच के बारे में, आप क्यों आए हो, इसको फ्यूचर CR भी बनाना है, तो ये सभी चीज़ें पहले दिन पे डिस्कशन होती है। तो इसीलिए वो लोग 10 बजे आते हैं और 9 बजे, 9:30 बजे इनकी रैगिंग शुरू हो जाती है। तो रैगिंग में जो सीनियर्स होते हैं सेकेंड ईयर के, वो इनकी क्लास ले ही रहे होते हैं। वैसे ही थर्ड ईयर की नम्रता आ जाती है, जिसको योगेश पहली बार देखता है। और योगेश के मन में कुछ होता है। पहली बार उसको ऐसा फील होता है कि यही लड़की है यार, यही बंदी है जिसके लिए मैं बना हुआ हूँ। और जो योगेश होता है काफ़ी स्मार्ट बंदा, 6 फुट हाइट है उसकी, काफ़ी स्मार्ट है, जिमिंग बॉडी है उसकी, जिम में जाता है, डोले शोले हैं उसके, काफ़ी सही बंदा है, बहुत डिसेंट दिखता है। और पहली बार देखता है वो नम्रता को, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है उस लड़की को देख के, अपनी थर्ड ईयर की सीनियर को देख के काफ़ी मज़ा आता है, अच्छा लगता है उसको देख के। उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ जाती है। बट नम्रता जो होती है उसको उसकी पूरी क्लास को रैगिंग, उनको रैगिंग से बचाती है, उनकी हेल्प करती है। और सेकेंड ईयर के बच्चों से कहती है, बेटा अगर तुमने इनके साथ कोई रैगिंग करी या फिर बदतमीज़ी करी, थोड़ी बहुत चीज़ें कर लो, अगर इनमें से किसी से भी मैंने पूछा हो और इन्होंने बताया कि तुमने इनके साथ कुछ ज़्यादा ही किया हुआ है, तो मैं तुम्हारा सबकी क्लास लगवा दूंगी, हाँ, अब प्रॉक्टर को बोल के। और मुझे पता है तुम्हारे सेकेंड ईयर के प्रॉक्टर कौन है और मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं वो, पायल मैम मेरे को अच्छे से जानती हैं। तो जो लड़के होते हैं 4-5, ठीक है, मैं कहते हैं ठीक है, हम हल्की फुल्की रैगिंग करके चले जाएंगे, कुछ इतना नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। तो फिर वो हल्का फुल्का सा रैगिंग के तौर पे नाम हम पूछते हैं और कहाँ से आए हो, क्या करते हो, जिम विम, ये वो, गर्लफ्रेंड है नहीं है, अच्छा इससे सेटिंग कराऊँ तेरी, चल उसको बोल के दिखा। तो हल्की फुल्की चीज़ें करते हैं, इट्स ओके, इतना चलता है। तो फिर कुछ कोई बहुत हैवी चीज़ नहीं करते जो जिनसे किसी को ह्यूमिलेटिंग ऐसा कोई फील हो या फिर कोई रोए या फिर ऐसा कुछ करे। आ, तो एक हल्की फुल्की रैगिंग करते हैं। तो जब वो नम्रता ये सब बातें बोल के जाती है तो योगेश को काफ़ी अच्छा लगता है। और योगेश कहता है, यार वाह यार, ये थर्ड ईयर की लड़की आई जिनसे हम सबको मतलब बचाया, रैगिंग से होने से बचाया हमें, और सब चीज़ें नॉर्मली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो उसकी क्लास लग जाती है, हाँ, क्लास का मतलब जब प्रॉक्टर्स, HOD वगैरह आके इंट्रोडक्शन दे देते हैं, CR बना देते हैं क्लास का, और बच्चों से पूछ लेते हैं कि इस ट्रेड के बारे में क्या जानते हो, इस ब्रांच के बारे में क्या जानते हो, अब आप फ्यूचर में क्या स्कोप है, क्या सोचते हो इस सब चीज़ों के बारे में। तो ये सब चीज़ें होने के बाद वो CR वगैरह डिक्लेयर कर देते हैं, CR वगैरह बना देते हैं क्लास का। और
सारी चीज़ें प्रोसीड हो जाती हैं आगे, और आता है 1:30 बज जाते हैं और लंच टाइम आता है। कैफेटेरिया में जाते हैं, कैंटीन में जाते हैं सारे बच्चे, तो वहाँ पर थर्ड ईयर की वो भी आती है, नम्रता भी आती है। योगेश वहीं पर बैठा होता है, लंच कर रहा होता है, नए नए दोस्त बने होते हैं, उनके साथ ही बैठ के लंच कर रहा होता है। देखता है वो नम्रता को, तो उसके वो कुछ होता है, वो वैसे ही उसको उस टाइम से ही सुबह से ही लाइक करने लग गया था, तो उसे लगता है कि मेरे को उसके पास जाना चाहिए और उससे बातचीत करनी चाहिए। और 2-3 लड़कियां बैठी हैं, सीनियर्स हैं, बट आई शुड गो देयर। तो जाता है वो, बात करता है। तो वो सीनियर करके बोलता है, हेलो सीनियर, ऐसे बोलता है, हेलो सीनियर। तो कहती है हेलो, बैठो। तो बैठता है योगेश। हाँ, तो सारी बातें ऐसी धीरे धीरे शुरू होती है। तो वो पूछता है, थैंक यू सो मच, आपने हमें सुबह बचाया रैगिंग होने से। मेरे को तो काफ़ी डर लग गया था, मुझे लगा कि मेरी पैंट वैंट उतरवा देंगे या फिर कुछ उल्टे पुल्टे काम कराएंगे। तो नम्रता हंसती है और बोलती है, अरे यार ऐसा कुछ नहीं, हाँ जूनियर ही हमारे, ऐसा कुछ तो आज तक इस कॉलेज में ऐसा भयंकर चीज़ नहीं हुई है। तो मैंने बस फिर भी धमका दिया उनको। तो डरो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं देख लूँगी। योगेश कहता है, अच्छा सीनियर, थैंक यू सो मच सीनियर। तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत बातें होती हैं, वर्कलोड के बारे में पूछता है, प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछता है वो, सेमेस्टर के बारे में पूछता है, सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। फिर वाइवा होते हैं, वाइवा के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, सेंटर कहाँ पड़ता है इसके बारे में, और क्या हो, सेमेस्टर्स के बारे में भी पूछता है, और जो हमारे सेशनल्स होते हैं उसके बारे में भी पूछता है। बहुत सी चीज़ें पूछता है, पर क्योंकि बातें तो ऐसे ही शुरू होती हैं, और जिस चीज़ में आप तो उसी के रिलेटेड बात करके आप बात बढ़ा सकते हो। तो ये बंदा होता है योगेश, काफ़ी स्मार्ट बंदा होता है, क्योंकि वो उससे बात करना ही चाह रहा होता है, तो ये सब चीज़ें पूछता है। धीरे धीरे नंबर, लंच टाइम खत्म होते होते नंबर भी शेयर हो जाता है। नम्रता दे देती है नंबर, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि जूनियर ही है उसका, तो नंबर दे देती है। और तो उसके इतने दोस्त भी नहीं होते, तो उसे कोई छेड़ता भी नहीं है, क्योंकि नई नई दोस्ती हो रही होती है। तो फ्रेंड्स बनते हैं। नम्रता से नंबर ले लेता है योगेश। अब व्हाट्सएप पे बातें भी होती हैं थोड़ी बहुत, हाय हेलो कैसे हो, कहाँ से रहते हो आप, तो कैसे आते हो आप, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बात बढ़ रही होती है। बट योगेश काफ़ी गुड लुकिंग बॉय होता है, तो उसको अलग ट्रेड से भी ऑफ़र आ रहे होते हैं। जैसे कि 1 महीने हुआ होता है, 1 महीने ही, तो काफ़ी लड़कियां उसको कॉरिडोर में जाते हुए उसको टोक देती हैं कि नाम क्या है तुम्हारा, कौन सी क्लास में हो, कौन सी ट्रेड में हो तुम, कौन सा ईयर है तुम्हारा, तुम्हारे प्रॉक्टर कौन है, मैं जानती हूँ, ऐसे ऐसे करके उसको कई लड़कियाँ वहाँ रोक लेती हैं और पूछती हैं उससे, क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम बंदा होता है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं, और थर्ड ईयर की एक लड़की होती है जो नम्रता की दोस्त होती है, उसका नाम पूनम होता है, और वो दोनों फ्रेंड होते हैं। और पूनम कहीं ना कहीं योगेश को लाइक कर रही होती है, उसे अच्छा लग रहा होता है वो योगेश, क्योंकि योगेश है ही ऐसा बंदा। और नम्रता को बोल के कि यार ये तो बंदा काफ़ी चार्मिंग है, स्मार्ट दिखता है, बता सेटिंग कर लूँ मैं इससे, अब प्रपोज कर दूँ इसे। चल ठीक है, कर दे, देख क्या होता है अब। तो पूनम कर देती है, उसको प्रपोज कर देती है। इतने खास दोस्त नहीं होते पूनम और नम्रता, जस्ट दोस्त होते हैं। और जो नम्रता से भी पूछी कि तू तेरा नंबर वंबर लिया है ना, तो तेरा इसने, कहती, नम्रता कहती हाँ नंबर वंबर तो लिया है इसने। तो बातचीत हो रही है, कैसा लड़का है ये, मतलब सही है, वो बोलती सही लड़का है यार। बातचीत करता है, हाँ फ्रेंडली है, बढ़िया लड़का है, पढ़ाई वढ़ाई के बारे में पूछता है, सही लड़का है, तो बातचीत करके देख। तो पूनम भी नंबर दे देती है, नम्रता से नंबर ले लेती है पूनम योगेश का, और एक दिन उसके क्लास में आके प्रपोज कर देती है उसे। बट योगेश जो होता है रिफ्यूज़ कर देता है। रिफ्यूज़ का मतलब बड़े प्यार से ही ना कर देता है, कि वो बोलता है कि आई हैव टू फोकस इन माई स्टडीज़, और मैं इन सब चीज़ों में अभी इतना ध्यान नहीं दे रहा, ये सब चीज़ें बोल के उसको रिजेक्ट सा कर देता है। ह्यूमिलेट नहीं करता, बस रिजेक्ट कर देता है, उसको बुरा भी ना लगे, और बातचीत भी होती रहे, मैं एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करूँगा आपको, ऐसा वो करता है। तो पूनम कहती है अच्छा ठीक है, बट कभी तुम्हारे मन में हो तो यू कैन अप्रोच मी, ऐसा बोलती है पूनम। कुछ दिन बीतते हैं, बट योगेश तो नम्रता को लाइक कर रहा था, और उसके मन में फीलिंग्स थी नम्रता के लिए। और ये बात तो अब उसके जो नए नए फ्रेंड्स बने थे उनको धीरे धीरे बात ये पता चल रही थी। और अब कहीं ना कहीं नम्रता भी योगेश को लाइक करने लग गई थी। लाइक का मतलब उससे बातें करना, उसके साथ कभी कभी हाँ घर चले जाना, ये सब चीज़ें उसको अच्छी लगती थी। कैंटीन में बैठ जाना, पार्क में बैठ जाना, बातें कर लेना, एक साथ बैठ के प्रैक्टिकल फाइल्स बना लेना, वाइवा के लिए प्रिपेयर कर लेना, वो उसकी हेल्प कर देती थी, उसको भी अच्छा लगता था, इनसे भी अच्छा लगता था। और नम्रता के फ्रेंड जोन में ये फिट भी हो रहा था। तो कई बार वहाँ पर ये लोग घूमने भी साथ में जाता था ये योगेश, उनके फ्रेंड जोन के साथ में, जो फ्रेंड्स ग्रुप होता है उनके साथ में योगेश जाता था, जूनियर होके भी। और धीरे धीरे ऐसी कहानी आगे बढ़ती रही। तो एक दिन इनका प्लान बना, हाँ वहाँ जाने का, आगरा जाने का।
अब योगेश के मन में आया कि मैं इसको ना वहीं पर प्रपोज़ करूँगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, यार मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, क्या पता वहीं पर प्रपोज़ कर दूँ, रोमांटिक जगह तो है ही, क्या पता बात बन जाए। और नम्रता के फ्रेंड जोन में 3-4 लड़कियाँ ही थी, बस अकेला लड़का यही था योगेश। बॉयज़ उसके ग्रुप के आए नहीं थे उस दिन। तो प्लान बना, ये लोग गए आगरा वहाँ पर घूमने, प्लान व्लान बना, और योगेश उसको वहीं पर नम्रता को प्रपोज कर देता है बड़े फिल्मी अंदाज में, नी डाउन होके कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, ऐसे करके हाथ पकड़ के ऐसे करके बोलता है उसको। नम्रता को काफ़ी अच्छा भी लगता है और शर्म भी आती है, और वो उसको बोलती है ठीक है, आई विल टेक माई टाइम और मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगी, मुझे 2 दिन का टाइम दो, सोचने के लिए 2 दिन चाहिए। और वो तो पूछो मत, नम्रता को हंसी भी आ रही है, ख्यालों में खोई खोई हुई है वो, बहुत अच्छा भी लग रहा है उसको। अब वो सोच रही है ना तो नहीं करूँगी, इतना मस्त बंदा है, अच्छा बंदा है, नेचर वाइज भी अच्छा है, क्यूट सा है, अच्छा दिखता है, हाँ नेचर भी अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है। तो फिर वो 2 दिन बाद योगेश को हाँ कर देती है। अब ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। योगेश इसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लग गया था, और सारी कहानी बताता है कि फर्स्ट डे से मैं आपको कैसे लाइक करने लग गया, आपके मन में मेरे लिए फीलिंग्स कैसे कैसे आ गई। तो ये सब चीज़ें उसको बताता है नम्रता को ये सब सुन के अच्छा लगता है। बेटा लड़कियां तो बहुत तेज होती हैं, उन्हें सब पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हो, लड़कियां बहुत तेज होती हैं, उन्हें सब पता चल जाता है, भगवान ने उन्हें ऐसा ही बनाया, 6 सेंस है उनके पास, उन्हें सब पता चल जाता है। तो नम्रता कहती कि मुझे लग ही रहा था, हाँ मुझे पता था कि तुम मुझे लाइक करते हो, हाँ तुम्हारी आंखों में सब दिख जाता है, मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ योगेश ने कहा अच्छा, हाँ तो फिर आप ही बोल देते मेरे को, आपने वेट क्यों, मतलब मैंने बोला आपको, अगर आपको दिख रहा था तो थोड़ी हेल्प कर देते मेरी, आप तो मेरे को ही छेड़ रहे थे। मतलब इस दौरान, मतलब इस स्पैन में, प्रपोज करने से पहले वाले स्पैन में नम्रता उसको ऐसे ट्रीट करती जैसे हाँ ठीक है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तेरे में। मतलब हाँ उसको अच्छा लगता था साथ में बैठना, बट इतना वो उसकी तरफ से इतना नहीं आ रहा था कि हाँ रिलेशन बन जाएगा ये सब चीज़ें। तो योगेश बोलता है अच्छा, लड़कियाँ तो होती हैं ऐसी हैं, कह रही हाँ लड़कियाँ तो ऐसी होती हैं। तो ये दोनों रिलेशन में रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अब जब नम्रता को योगेश प्रपोज कर देता है, उसके अगले दिन जब ये लोग कॉलेज में जाते हैं, उस दिन उनके, मैंने आपको जैसे बताया कि नम्रता और पूनम बहुत अच्छे दोस्त तो नहीं है बट दोस्त हैं, और इसके आगरा ये साथ में नहीं गई थी पूनम, बट जब ये अगले दिन कॉलेज में आते हैं तो बातें अब तूल पकड़ती हैं। और तूल पकड़ने का मतलब अब सबको पता चल रहा होता है इनके रिलेशन के बारे में, कि योगेश प्रपोज कर चुका है नम्रता को और इन दोनों का रिलेशन है, और नम्रता ने हाँ भी कर दी है। अब अगले दिन जब कॉलेज का अगले दिन आता है तो जो योगेश वो होती है, हाँ पूनम होती है, सब जूनियर से भी पूछती कि इसने प्रपोज किया था इसको, तो योगेश के दोस्तों से कि प्रपोज किया था क्या इसने। तो योगेश ने तो अपने दोस्तों को बताया होता है, पहले से प्लान में बताया रखा होता है कि मैं प्रपोज करने वाला हूँ। तो ऐसे करके पूनम को पता चल जाता है, और वो अपनी क्लास में भी बच्चों से पता करती है अपने दोस्तों से कि हाँ किसने इसको प्रपोज़ किया था कल। तो उसके दोस्त भी बोलते हैं हाँ प्रपोज़ तो किया था, बट नम्रता ने टाइम मांगा 2 दिन का। तो अब देखो, मेरे को तो लगता है हाँ कर देगी वो, क्योंकि वो बंदा सही दिखता है यार, उतना स्मार्ट बंदा है, मना थोड़ी करेगी उसको। तो अब उसके मन में थोड़ी सी जेलसी आ जाती है, किसके मन में, पूनम के मन में, कि मेरे को तो उसने मना कर दिया और पता नहीं इससे क्यों सेटिंग कर रहा है। और मेरे से तो कह रहा था कि मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। तो 2 दिन बीतते और जो नम्रता होती है उसको हाँ कर देती है योगेश को। और ये दोनों एक दिन को दो 4-5 दिन बाद जब उसमें बैठे होते हैं, कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं, तो होता है ना कपल्स जो होते हैं हाथ और पकड़ते हैं, तो कंधे वंधे में हाथ रख देते हैं। तो अब वो पूनम तो दूर बैठी होती है, इन दोनों को ऑब्जर्व कर रही होती है, तो आती है गुस्से में, कि कहती है योगेश तुम तो मेरे को मना कर रहे थे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इन दिस थिंग्स, और आज तुमने साइडिंग कर ली। और मेरे में क्या बुराई थी, हाँ मेरे को तुमने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, और इससे ज़्यादा ही प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और दूंगी भी प्यार। तो ऐसा बोलती है वो पूनम। तो नम्रता को भी अच्छा नहीं लगता, और आ, ये सब सुन के नम्रता थोड़ा रिएक्ट करती है कि यार अब ठीक है ना, अब नहीं किया था तो अब क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। तो अब जब नम्रता बोलती है पूनम को, तो पूनम को गुस्सा आ जाता है, और वो नम्रता का हाथ पकड़ लेती है और मोड़, ऐसे मरोड़ देते हैं ना, ऐसे मरोड़ देती है, और नम्रता के मुंह से चीख निकल जाती है आ। और जो पूनम होती है उसको एक पंच भी दे देती है, पीठ पे घूसा भी मार देती है। तो अब ना उसको गुस्सा आ जाता है, किसको, हाँ योगेश को गुस्सा आ जाता है। और योगेश आ,
मतलब इतनी तेज़ भी थप्पड़ नहीं मारता मगर थप्पड़ मार देता है उसको, तो उसे बहुत बुरा लगता है और काफ़ी एम्बेरसिंग फील करती है वो। एम्बेरस मुझे लगता है कि बेइज्जती मार दी मेरी इसने थप्पड़ मार के। और रोने लग जाती है पूनम और कहती है बेटा बताऊंगी, मैं तुम दोनों को ही बताऊंगी और इसका तो बहुत बुरा होगा। किसका? नम्रता का। और तुम्हारे को ना एक नहीं होने दूंगी मैं, कसम खा देती हूँ मैं, तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगी और ये तो बहुत ज़्यादा पछताएगी मेरे बीच में आई है ना ये, बताऊंगी इसको मैं। ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। अब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, गाड़ी आगे बढ़ती है। कुछ दिन के बाद किसके घर में, योगेश के घर में एक फंक्शन होता है। फंक्शन में योगेश सब दोस्तों को बुलाता है, नम्रता को बुलाता है, ऑब्वियसली बुलाएगा उसको, उसकी बंदी है। और अपने सारे दोस्तों को बुलाता है, थर्ड ईयर से भी कुछ बंदे आते हैं। फैमिली फंक्शन होता है, योगेश के किसी भाई भाई की शादी होती है। अब घर में योगेश की बहनों को बताता है कि ये दीदी यही है जिसे मैं लाइक करता हूँ और शादी वादी के लिए मैं इसी से शादी करूँगा। अपनी दीदी को बताता है, अपने मामा को बताता है। और पता है ना आप लोगों को हमारे मामा कैसे होते हैं, फुल फ्रैंक सब कुछ शेयर करना होता है हमें हमारे मामा के साथ में। आप स्मोक करते हो नहीं करते सब कुछ, मतलब फुल मौज करवाते हैं हमारे मामा। मेरे मामा तो ऐसे ही हैं, है ना। तो फिर जब उसकी मामा को पता चलती है बात, तो उसकी मामा भी मेरी मामा की तरह सपोर्ट करते हैं और सारी कहानी बताते हैं अपनी बहन को, यानी कि योगेश की मम्मी को सारी कहानी बताते हैं। तो योगेश की मम्मी कहती है अच्छा बेटा हाँ ये सीन है, और इसने तो मेरे को बताया नहीं अभी तक। मामा कहते हैं कि मेरे को तो बताया ना, और अब इन्हीं दोनों काफ़ी प्यार भी करते हैं एक दूसरे से। लड़की भी बहुत सुंदर है, देख लो आपके सामने ही लड़की। आंटी लड़की से मिलती हैं, देखती हैं उसको। नम्रता बहुत क्यूट सी, बहुत अच्छी लड़की है वो भी, तो आंटी को भी अच्छी लगती है। अब आंटी अंकल को बताती हैं, तो अब धीरे धीरे पूरे फैमिली में पता चलता है। सब लोग लड़की को हरी झंडी दिखा देते हैं, हाँ ठीक है हमारी घर की बहू बनेगी। सब कुछ ओके होता है। अब लगे हाथ, कुछ दिन बीतता है, फंक्शन ख़त्म होता है। तो अब कॉलेज वाले भी ख़त्म होने वाला होता है। तो अब क्या होता है कि जो नम्रता होती है, नम्रता के घर जाते हैं योगेश के घर वाले लड़की का हाथ मांगने के लिए। सब कुछ सेटलमेंट हो जाती है। नम्रता के घर वाले भी हाँ कर देते हैं, क्योंकि जब बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें अब ये खुश तो हम खुश। तो सब बैकग्राउंड वैकग्राउंड भी सब कुछ सही होता है दोनों का, और कास्ट वास्ट भी मेल खा जाती है। कास्ट वास्ट होता है ना कुछ, तो वो भी सब कुछ ठीक था। पंडित इन दोनों की कुंडली उंडली देखता है, सब कुछ ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी शादी की एक डेट भी फिक्स कर दी जाती है। और बट शादी अभी शादी होने में 2 साल होते हैं, बट शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है कि आपकी इतनी तारीख को, इस साल में इतनी तारीख को शादी होगी। अब इन दोनों के कॉलेज पहले उसका ख़त्म हो जाता है, किसका, नम्रता का ख़त्म हो जाता है। और वो बट अब नम्रता जॉब के सिलसिले से गुड़गांव शिफ्ट होती है कॉलेज ख़त्म करने के बाद। और उसकी जॉब लगता है सेक्टर 96 में, 96 में। वहाँ पर एक वहाँ की कंपनी में जॉब लगता है, और वहीं पर वो निर्वाणा कंट्री में कोई जगह है, वहाँ पर वो फ्लैट में रह रही होती है। निर्वाणा कंट्री उसके कंपनी से आधे घंटे की दूरी पे है, तो उस फ्लैट में वो रह रही होती है। और सब चीज़ें चल रही होती हैं, और ये लोग आपस में बात करते थे आपस में। अब इनका डिस्टेंस थोड़ा लंबा हो गया था और अभी मिल नहीं पाते थे, बट फ़ोन पे अक्सर बात करते थे। और महीने महीने में योगेश मिलने जाता था नम्रता से, गुड़गांव जयपुर से आता था मिलने के लिए, उसके साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड करने के लिए आया जाया करता था। बट उसके जाने के 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, एक दिन अचानक नम्रता फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि रोज़ बात कर रहे होते हैं, और एक शाम को फ़ोन नहीं उठाती वो। एक हफ़्ता बीत जाता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और ऐसे करके एक हफ़्ता हो जाता है। योगेश को कोई फ़ोन वोन नहीं आता उसका, और योगेश सोचता है कि हो सकता है कि काम में बिज़ी हो। बट एक आध दिन ठीक है, बट पूरे हफ्ते कॉल नहीं किया इसने। तभी तो ठीक है, शायद आंटी अंकल को पता हो, मैं उनके घर पे फ़ोन करके पता करता हूँ। तो वो उनके घर पे फ़ोन करके पता करता है नम्रता के घर पे कि आंटी अंकल की उसने फ़ोन नहीं किया काफ़ी दिन से, कि आपसे बात हुई है नम्रता की? मेरे से बात नहीं हो रही है। तभी तो ठीक है। तो अंकल कहते हैं कि नहीं बेटा, हमसे भी बात नहीं हुई है, एक हफ्ते से उसका कॉल नहीं आया। हमने भी कॉल किया तो उसका फ़ोन अब रिंग तो हो रहा है, बट वो फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। हम तुम्हें ही फ़ोन करने वाले थे, और इसके भाई को भेज रहे हैं वहाँ पर देखने के लिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर कहता है ठीक है आंटी, मैं आज आज अभी निकल रहा हूँ वहाँ के लिए। तो कहती है आंटी ठीक है बेटा, तुम जाओ, पीछे से ही आता ही है, या फिर दोनों साथ निकल जाओ। तो नम्रता का भाई जो होता है वो और ये योगेश साथ में निकलने वाले होते हैं, बट योगेश से रहा नहीं जाता, वो जल्दी निकल जाता है। पहुँचता है गुड़गांव, उसके फ्लैट में पहुँचता है, नॉक करता है, गेट नहीं खुलता। और थोड़ी देर फिर वो नॉक, गेट नहीं खुलता, तो वो जो हैंडल होता है उसे घुमाता है, गेट खुला होता है, वो अंदर जाता है, नम्रता को देखता है।
ड्राइंग रूम में नहीं है वो, और फिर अंदर रूम में जाता है तो देखता है कि नम्रता सो रही है। तो उसे लगता है कि यार पता नहीं सो रही है, तो सो रही होती है करवट लेके। तो फिर जब वो नम्रता को उठाता है वो उठती नहीं है, उसे धक्का थोड़ा हिलाता डुलाता है, नहीं उठती। तो उसे लगता है कि ये तो बीमार है क्या, तबीयत ख़राब है। उसको उसका सर छूता है, गर्म होता है उसका सर, ऐसा लगता है तप रही हो बॉडी उसकी। ठीक है, और शरीर ना उसकी अकड़ सी जाती है, मतलब एक ही करबट में है, वो उसे हिला रहा है तो बंदा को होता है ना, बंदा हिलता है डुलता है सीधा हो जाता है, बट ऐसा कुछ होश भी नहीं आ रहा। योगेश डर जाता है, उसे उसको पानी वानी पानी के छींटे मारते हैं मुंह पे, तब भी नहीं होश में आता है। तो नम्रता योगेश डर जाता है बहुत, वो चिल्लाता है नम्रता नम्रता ऐसे करके चिल्लाता है। तो फिर जो नीचे जो रह रहे होते हैं फ्लैट में ऊपर आते हैं, कह रहे क्या हुआ क्या हुआ। कह रहे कि यार ये उठ नहीं रही है और आप इसके नेबर हो, तो पता नहीं क्या हो गया इसको। जो जल्दी आनंद फानंद में उसे बुलाया जाता है पुलिस उसको, एम्बुलेंस को, और एम्बुलेंस से फोर्टिस हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हुड्डा सिटी सेंटर के पास में। तो वहाँ पर लेके जाते हैं, तो वहाँ लेके जाते हैं, सारी चेकअप वैकअप ट्रीटमेंट होता है। उसकी बॉडी जिस पोजीशन में थी वो उसी पोजीशन में वहाँ भी रहती, सीधी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। तो डॉक्टर्स को बोलता है योगेश कि यार ये सर ये क्या मतलब इसकी ये सीधी क्यों नहीं हो रही है, ऐसी ऐसी स्टिफनेस क्यों आ रही है इसके शरीर में। तो कहती तो कहते हैं चेकअप वगैरह करते हैं, होश में लाने की कोशिश करते हैं, होश में नहीं आती वो। चेकअप करते हैं सारे चेकअप होके, बट वो जिंदा होती है, उसकी हार्ट बीट वगैरह चल रही होती है। तो डॉक्टर से कहते हैं कि होश में क्यों नहीं आ रही। डॉक्टर कंफ्यूज होता है और कहीं ना कहीं बहुत अजीब लग रहा होता है। फिर योगेश सारा ट्रीटमेंट चल रहा होता है, और तब भी कोई कुछ नहीं हो रहा होता। सारी अब नम्रता के पेरेंट्स भी आ जाते हैं वहाँ पर, अब इसके योगेश के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, काफ़ी घबराए हुए होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। सारी बातें बातें चल रही होती हैं, फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। और जब नम्रता को नम्रता के साथ बेड पर ही बैठा होता है योगेश, तो नम्रता का सर उसके गोद में होता है और उसको सहला रहा होता है और रो भी रहा होता है, आंखों में आंसू भी होते हैं, और सारी पुरानी बातें याद कर रहा होता है क्या क्या हुआ था। तो कॉलेज में एक दिन जब पूनम उसको धमकी दे रही होती है कि ये इसको बर्बाद कर दूंगी मैं, तुम दोनों साथ में नहीं रह पाओगे ये वो, तब ये सब चीज़ें सोच के वो उसके कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक बात खटकती है। तो वो उसको फ़ोन करता है, दोस्तों को, नहीं पूनम को ही फ़ोन करता है, बट पूनम को फ़ोन लगता नहीं है, बंद आ रहा था फ़ोन। तो वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है कि यार ये क्या सीन है, मतलब ये चीज़ें हो गई हैं और समझ नहीं आ रहा। तो फिर जो उसके दोस्त होते हैं वो, अब बात तो फैलती क्लास में, अब जब बात क्लास में फैलती तो फिर जो इसके जो पूनम को अच्छी तरह से जान रहे होते हैं उसकी क्लास में बच्चे, वो कहती है बेटा वो काला जादू भी करती है, तुझे पता है उसके घर में अजीब अजीब सी चीज़ें, अजीब हरकतें इनके घर वालों की। तो मेरे को लग रहा है कि उसने ही कुछ किया होगा तुम्हारे ऊपर, और उस दिन बोल ही रही थी वो कि तुम दोनों को आराम से रहने नहीं दूंगी मैं, और इसे बर्बाद करूँगी। तो कहीं ना कहीं अब योगेश के मन में बात खटक जाती है। तो योगेश फैमिली में बताता है। पहले तो पेरेंट्स मान नहीं रहे होते हैं कि यार ये सब चीज़ें नहीं होती, हम कहाँ किस बारे में सोच रहे हैं। तो अब अब सारे हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट होते हैं सारे ओके ओके आ रहे हैं। तो अब ये सब चीज़ें देख के भी आंटी कहती है कि यार एक बार हमारे जो पंडित हैं, हमारे घर के कुल पुरोहित हैं, उन्हें एक बार बुला लेते हैं। तो पंडित जी आते हैं हॉस्पिटल में, देख के समझ जाते हैं कि कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह काला जादू वगैरह किया हुआ है। तो फिर देख के समझ जाते हैं कि उस गुड़िया की नम्रता की हरकतें कैसी होती हैं, सीधी नहीं हो रही है, होश में नहीं आ रही है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल है, कमज़ोर सी हो गई है, कुछ बोल नहीं रही है, सोई जा रही है। ये सब चीज़ें देख के पंडित जी समझ जाते हैं। फिर जब वो समझ जाते हैं तो फिर वो जहाँ नम्रता स्टे कर रही थी वहाँ पर जाते हैं, उनके घर में जाके थोड़ी देर घर में जाते हैं। तो उन्हें उन्हें वो तो पंडित हैं, तो उनको सब चीज़ों का आभास हो जाता है। थोड़ी देर आंख बंद करके रखते हैं और कोई मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद सीधा बेडरूम में जाते हैं, और वहाँ पर वो बेडरूम के पीछे नहीं साइड टेबल से एक चेन निकालते हैं, और चेन में एक लॉकेट भी होती है, उसे निकालते हैं। कह रही फिर योगेश को बोलते हैं बेटा ये है सारे फसाद की जड़, इसकी वजह से ही उसकी ये हालत हुई है, और ये जब तक इसको जिसने भी दिया है इसके ऊपर काला जादू करा है उस इंसान ने इसके ऊपर। अब योगेश को पक्का यकीन हो जाता है कि ये पूनम का ही किया धारा होगा। अब वो लोग कहते हैं कि हमें इसी फ्लैट में एक अनुष्ठान करना पड़ेगा और नम्रता को यहाँ पर लाना पड़ेगा, और तब जाके वो ठीक होगी। तो लिस्ट देते हैं पंडित जी, सारा सामान वगैरह लाते हैं, और यज्ञ वगैरह का सारा सामान लेके आते हैं। अंकल आंटी नम्रता को लेके आते हैं, वहाँ पर बिठाते हैं किसी तरह उस घेरे में, और यज्ञ वगैरह होता है, पूजा पाठ होती है, और पूजा पाठ होने के बाद नम्रता होश में आती है।
और आप यकीन नहीं करोगे, जब ये सब चीज़ें चल रही होती हैं तो नम्रता अपने उस रिंग से कभी खिसक के इधर चली जाती थी, कभी उधर चली जाती थी। मतलब वो बैठने ही नहीं दे रही थी, वो जो भी उसके अंदर आत्मा थी, गंदी आत्मा, वो बैठने नहीं दे रही थी उसको वहाँ पर। कभी ये बुझाने की कोशिश करे तो कभी उल्टी पुल्टी चीज़ें करे, तो ये सब चीज़ें हो रही थी नम्रता के साथ में। जैसे तैसे अनुष्ठान पूरा होता है, यज्ञ पूरा होता है, ये नम्रता होश में आती है, सारी कहानी बताती है कि योगेश तुम्हारे जाने के बाद उसकी भी जॉब यहीं पर लगी थी मेरी कंपनी में, और वो हम दोनों साथ में ही जॉब कर रहे थे। तो मैंने कहा कि यार हम दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। तो फिर मैंने ही उससे बात करने की कोशिश करी, बट कुछ दिन तो वो मेरे से बात नहीं करी थी। बट एक दिन अचानक मेरे पास आई और मेरे लिए गिफ्ट भी लाई, और वो कहने लगी कि यार मैंने उस दिन तेरे को काफ़ी फालतू बोल दिया था और हमारी दोस्ती भी टूट गई, तो यार ये गिफ्ट रख ले मेरी तरफ से, और आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने तुम दोनों के को काफ़ी बुरा भला कहा था, तो सॉरी, बट मेरी साइड से ही गिफ्ट रख ले और हम मिलते रहेंगे, ठीक है। मैं तेरे घर पर पे भी आऊँगी। तो वो शाम को चाय पीने आई भी थी और उसने अपने हाथों से मुझे लॉकेट बनाया और हमको बोल रही थी तुम्हारी जोड़ी सलामत रही है, वो चीज़ें बोल रही थी। और तब से मैंने लॉकेट पहना था। कल पार्टी थी, वहाँ भी गई थी, और जब मैं पार्टी से शाम में आई घर, तब से ही मेरी हालत ख़राब थी पिछले हफ्ते, और तब से लेकर फिर मैं बेहोश ही हूँ और अभी होश आ रहा है मुझे। तो योगेश कहता है अच्छा ये सब बातें है, तो लॉकेट वॉकेट उतरवा के उसे फिकवा देते हैं। नम्रता बिल्कुल ठीक हो जाती है और पूनम से मिलने की कोशिश करते हैं, बट पूनम का कोई पता नहीं। उस कंपनी में आई थी जॉब करने, बट वहाँ से भी गायब, वहाँ पर भी नहीं है। अब वहाँ नम्रता की भी जॉब छुड़वा देते हैं आंटी अंकल, उसे वापस ले जाते हैं जयपुर। वहाँ पर इसकी बीटेक पूरी जाती है, फिर इन दोनों की शादी करा देते हैं और वहीं पर कुछ दिन रहते ही हैं। बट फिर उसके बाद ये दोनों ही शिफ्ट हो जाते हैं नोएडा में और किसी अच्छी लोकेशन पे जाते हैं। और योगेश उसका नम्रता का काफ़ी ख्याल रखता है। अब ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ों से काफ़ी दूर से रखने की कोशिश करता है, और किसी भी पुराने दोस्त को अब उनके लोकेशन के बारे में, उनके वर्क प्लेस के बारे में नहीं बताया, उनकी फैमिली को ही बताया। तो ऐसे करके वो हैप्पीली जी रहे हैं, कोई इशू नहीं है उनकी लाइफ में। और ये थी हमारी आज की स्वीट सी कहानी, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार है, नज़ाकत है, और उसमें एक बिच भी थी जो इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने की कोशिश भी करी उसने, बट वो सक्सेस नहीं हो पाई। और अगर योगेश डिले करता, लेट आता या फिर कोई प्रॉब्लम होती, तो नम्रता काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में फंस सकती थी। तो एक पैर ने दूसरे पैर को इस तरह से बचाया। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो प्लीज़ टेल मी, मैं सुनाऊँगा यहाँ पर। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय। चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। तेरे ही सपने अंधेरों में, उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में। तू मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में, हर दिन चुरा तुम्हें मैं लाता हूँ ख्यालों में। क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है। चादर है जब से मिले हो हमको, बदला हर एक मंजर है। देखो जहाँ में नीले नीले आसमां तले, रंग नए नए
आए हैं जैसे धुलते हुए, सोए से ख्वाब मेरे जागे तेरे वास्ते, तेरे ख्यालों